हाय गाइस, वेलकम टू नेक्स्ट इंडिया। आज है 13 जुलाई 2021 और 13 जुलाई 2021 से करेंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे के सारे आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे तथा प्रत्येक क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट्स भी मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा। तो आप इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिए। अंत में मैं आपसे क्वेश्चन भी पूछूंगा जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट तथा शेयर जरूर कीजिएगा। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा उसके बगल में दिए हुए बेल आइकन पर ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लें ताकि हमारे तरफ से आने वाले सभी के सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्दी अपडेट हो जाए और ताकि सभी के सभी वीडियो आप जल्दी देख पाएं। यदि आप हमारे इस वीडियो का पीडीएफ फाइल पाना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल पर सारे के सारे पीडीएफ आपको एक साथ मिल जाएंगे तथा आप सभी पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व मलाला दिवस कब मनाया गया है? तो हाल ही में 12 जुलाई, यानी इसका सही आंसर है ऑप्शन ई 12 जुलाई को विश्व मलाला दिवस मनाया गया है। संयुक्त राष्ट्र ने युवा कार्यकर्ता मलाला यूसुफजई के योगदान को सम्मानित करने के लिए 12 जुलाई को विश्व मलाला दिवस के रूप में घोषित किया है। मलाला दिवस को दुनिया भर में महिलाओं और बच्चों के अधिकारों को सम्मान करने के लिए मलाला यूसुफजई के जन्म दिवस के दिन पर मनाया जाता है। ये है मलाला यूसुफजई। लड़कियों की शिक्षा के लिए सार्वजनिक रूप से आवाज उठाने वाली मलाला पर तालिबान बंदूकधारियों द्वारा 9 अक्टूबर 2012 को गोली चलाई गई थी। हमले में गंभीर रूप से घायल होने के बावजूद मलाला जल्द ही स्वस्थ होकर लोगों के बीच लौटी और पहले की तुलना में उनके विचारों में उग्रता दिखाई दी और लिंग अधिकारों के लिए उनकी वकालत की। उन्होंने एक गैर लाभकारी संस्था मलाला फंड की स्थापना की है जो युवा लड़कियों को स्कूल जाने में मदद करने और अंतर्राष्ट्रीय बेस्ट सेलर आई एम मलाला नामक पुस्तक की सह लेखिका भी है। मलाला को कई पुरस्कारों और सम्मानों से सम्मानित किया गया है जो कि इस प्रकार है। उन्हें पाकिस्तान सरकार द्वारा पहली बार साल 2012 में राष्ट्रीय युवा शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। वह सबसे कम उम्र में नोबेल शांति पुरस्कार भी पाने वाले बन गए हैं। मात्र 17 साल की उम्र में इन्हें 2014 में नोबेल शांति पुरस्कार दिया गया था। संयुक्त राष्ट्र ने 2019 में अंत जारी की अपनी समीक्षा रिपोर्ट में मलाला को दशक में दुनिया के सबसे प्रसिद्ध किशोरी घोषित किया था। ऐसे इनके नाम पर कई पुरस्कार और सम्मान मिले हैं। अब चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन की ओर। आज का अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने भारत के पहले निजी तरलीकृत प्राकृतिक गैस यानी एलएनजी सुविधा संयंत्र का उद्घाटन किया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी यानी नितिन गडकरी। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने महाराष्ट्र के नागपुर में भारत के पहले निजी तरलीकृत प्राकृतिक गैस यानी एलएनजी सुविधा संयंत्र का उद्घाटन किया है। यह संयंत्र आयुर्वेदिक दवाओं के निर्माता वैद्यनाथ आयुर्वेदिक समूह द्वारा नागपुर जबलपुर राजमार्ग के पास कैंपटी रोड पर स्थापित किया गया है। अब नितिन गडकरी जी स्थापित किए हैं। नितिन गडकरी जी भारत के केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री हैं। यहाँ इमेज में नितिन गडकरी जी। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आज का अगला क्वेश्चन है, हाल ही में अर्जेंटीना ने किस देश को हराकर कोपा अमेरिका 2021 का खिताब जीत लिया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी ब्राजील को हराकर। अर्जेंटीना का नेतृत्व करने वाले लियोनेल मेसी ने नेमार के ब्राजील को 1-0 से हराकर रियो डी जेनेरो के मैराकाना स्टेडियम में आयोजित कोपा अमेरिका फाइनल मैच जीत लिया है। इस जीत के साथ लियोनेल मेसी ने अपने पहली बड़ी अंतर्राष्ट्रीय ट्रॉफी हासिल कर ली है। 2021 कोपा अमेरिका दक्षिण अमेरिका की फुटबॉल सत्तारूढ़ संस्था कोनमेबोल द्वारा आयोजित वार्षिक अंतर्राष्ट्रीय पुरुष फुटबॉल चैंपियनशिप का 47वां यानी 47वां संस्करण था। पहले यह टूर्नामेंट जुलाई 2020 में आयोजित होने वाला था लेकिन कोविड-19 महामारी के कारण स्थगित कर दिया गया था। 1991 के बाद ऐसा पहली बार हुआ था जब किसी भी अतिथि देश के टूर्नामेंट में हिस्सा नहीं लिया। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में बीसीसीआई ने डोमेस्टिक क्रिकेट के लिए कितने सदस्यीय कार्यदल का गठन किया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी यानी 7 सदस्यीय कार्यदल का गठन किया है।
बीसीसीआई यानी भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने डोमेस्टिक खिलाड़ियों और डोमेस्टिक क्रिकेट के अन्य पहलुओं के लिए मुआवजे के पैकेज पर गौर करने के लिए 7 सदस्यीय कार्यदल यानी 7 मेंबर वर्किंग ग्रुप का गठन किया है। ग्रुप का मुख्य फोकस पिछले सीजन के डोमेस्टिक खिलाड़ियों की परिश्रमिक पर होगा, जिसमें कोविड-19 के कारण टूर्नामेंट में रद्द कर दिए गए थे। समूह में निम्नलिखित सदस्य होंगे। कौन कौन से सदस्य होंगे इनके बारे में जान लेते हैं। रोहन जेटली जो उत्तरी क्षेत्र में होंगे, युद्धवीर सिंह मध्य क्षेत्र में होंगे, जयदेव शाह पश्चिमी क्षेत्र में होंगे, देवजीत सैकिया पूर्वोत्तर क्षेत्र में होंगे, अभिषेक डालमिया पूर्वी क्षेत्र में होंगे, संतोष मेनन दक्षिण क्षेत्र में होंगे तथा मोहम्मद अजरुद्दीन दक्षिण क्षेत्र में होंगे। अब बात हुई है बीसीसीआई के बारे में, तो जान लेते हैं बीसीसीआई के बारे में। बीसीसीआई का फुल फॉर्म होता है बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया, यानी भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड भारत में क्रिकेट के लिए शासी निकाय है और युवा मामले और खेल मंत्रालय भारत सरकार के अधिकार क्षेत्र में है। बोर्ड का गठन दिसंबर 1928 में तमिलनाडु सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम के तहत पंजीकृत एक सोसाइटी के रूप में किया गया था। यह राज्य क्रिकेट संघों का एक संघ है और राज्य संघ अपने प्रतिनिधियों का चयन करते हैं, जो बदले में बीसीसीआई प्रमुख का चुनाव करते हैं। इसका मुख्यालय वानखेड़े स्टेडियम मुंबई में है। ग्राट गोवन इसके पहले अध्यक्ष थे और एंथनी डी मेलो इसके पहले सचिव थे, यानी बीसीसीआई के दोनों सचिव और अध्यक्ष पहले थे। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में ट्विटर ने भारत के लिए अपना निवासी शिकायत अधिकारी यानी आरजीओ किसे नियुक्त किया है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए विनय प्रकाश को। हाल ही में ट्विटर ने विनय प्रकाश को भारत के लिए अपने निवास शिकायत अधिकारी के रूप में नियुक्त किया है। कंपनी की वेबसाइट के अनुसार ट्विटर ने विनय प्रकाश को भारत के लिए अपना आरजीओ नियुक्त किया है। उपयोगकर्ता पृष्ठ पर सूचीबद्ध ईमेल आईडी का उपयोग करके विनय प्रकाश से संपर्क कर सकते हैं। इससे पहले अमेरिका स्थित कंपनी ने भारत के लिए नए शिकायत अधिकारी के रूप में कैलिफोर्निया स्थित जेरेमी केसल की नियुक्ति की घोषणा की थी। हालांकि भारत में नए आईटी नियमों के अनुसार 50 लाख से अधिक उपयोगकर्ताओं वाले सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को 3 प्रमुख कर्मियों अर्थात मुख्य अनुपालन अधिकारी, नोडल अधिकारी और शिकायत अधिकारी को नियुक्त करना अनिवार्य है, अन्यथा इन सभी सोशल मीडियाओं पर बैन लगाया जा सकता है। ऐसा भारत सरकार के द्वारा निर्णय लिया गया है कि 50 लाख से अधिक कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है उन्हें 3 अधिकारी नियुक्त करना अनिवार्य है, वरना इन सभी सोशल मीडिया पर बैन किया जा सकता है तथा इन तीनों कर्मी भारत का निवासी होना चाहिए, ऐसा भारत सरकार द्वारा कहा गया है। अब बात हुई है ट्विटर के बारे में, तो जान लेते हैं ट्विटर के बारे में। ट्विटर के मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी सीईओ हैं जैक डॉर्सी तथा इसकी स्थापना 21 मई 2006 को की गई थी तथा इसका मुख्यालय सैन फ्रांसिस्को कैलिफोर्निया यानी यूएसए में स्थित है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में देश के प्रख्यात डॉक्टर पीके वरियर का निधन हो गया। यह कौन थे? तो देश के प्रख्यात आयुर्वेदाचार्य थे जिनका हाल ही में निधन हो गया है। इनका नाम था डॉक्टर पीके वरियर। देश के बड़े आयुर्वेदाचार्यों में शुमार डॉक्टर पीके वरियर के शनिवार को केरल के कोटाकल स्थित अपने घर में अंतिम सांस ली, यानी इनकी केरल के अपने गांव में ही इनका देहांत हो गया है। डॉक्टर पीके कोटक्कल आर्य वैद्यशाला के मुख्य चिकित्सक और मैनेजिंग ट्रस्टी भी थे। इस वैद्यशाला की शाखाएं पूरे देश में फैली हुई है। प्रख्यात आयुर्वेदाचार्य डॉक्टर वरियर को 1999 में पद्मश्री और 2010 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। स्मृति पर्वम नामक उनकी आत्मकथा ने 2009 में केरल साहित्य अकादमी पुरस्कार भी जीता था। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने भारत के पहले क्रिप्टो गैमिक गार्डन का उद्घाटन किया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी यानी कि उत्तराखंड। उत्तराखंड के देहरादून के देववन क्षेत्र में लगभग 50 विभिन्न प्रजातियों के साथ भारत का पहला क्रिप्टो गैमिक उद्यान का उद्घाटन किया गया है। यह उद्यान 9000 फीट की ऊंचाई पर स्थित है और 3 एकड़ क्षेत्र में फैला हुआ है। जिले के चक्राता कस्बे में स्थित इस उद्यान का उद्घाटन सामाजिक कार्यकर्ता अनूप नौटियाल ने किया है। अब क्या है क्रिप्टोगैम, क्या होता है, इसके बारे में जान लेते हैं। क्रिप्टोगैम का अर्थ होता है छिपा हुआ प्रजनन। इस तथ्य का जिक्र है कि न तो कोई बीज न ही कोई फूल
पैदा होता है। इस प्रकार क्रिप्टोगैम गैर बीज वाले पौधों का प्रतिनिधित्व करते हैं। सवाल ब्रायोफाइट्स यानी मॉस, लिवरवर्ट्स, लाइकेन, फर्न और कवक क्रिप्टोगैम के सबसे प्रसिद्ध समूह हैं, जिन्हें जीवित रहने के लिए नम परिस्थितियों की आवश्यकता होती है। अब बात हुई है उत्तराखंड के बारे में, तो जान लेते हैं उत्तराखंड के बारे में। पहले जान लेते हैं, यही पार्क जिस क्रिप्टोगैम पार्क यही पे है, उसका कुछ नज़ारा एक इमेज डाला गया है, आप इसे देख लीजिएगा। अब बात हुई है उत्तराखंड के बारे में, तो जान लेते हैं उत्तराखंड के बारे में। यह है मैप में उत्तराखंड, जो कि रेड कलर से डिनोटेड है। यह उत्तरी में स्थित एक राज्य है। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून है तथा यहाँ का गवर्नर बेबी रानी मौर्य है तथा चीफ मिनिस्टर तीरथ सिंह रावत हैं। यहाँ पर 5 लोकसभा सीटें हैं, 3 राज्यसभा सीटें हैं तथा 70 विधानसभा सीटें हैं। यहाँ का मुख्य नेशनल पार्क है कॉर्बेट नेशनल पार्क, नंदा देवी नेशनल पार्क, गंगोत्री नेशनल पार्क, गोविंद नेशनल पार्क तथा राजाजी नेशनल पार्क, वैली ऑफ फ्लावर्स नेशनल पार्क यही का फेमस नेशनल पार्क है। तो दोस्तों, यदि आप हमारे न्यू गवर्नर जो चेंज हुए हैं उनका वीडियो यदि नहीं देखे हैं तो आप हमारे वीडियो को जरूर देख ले, वो हमारे प्लेलिस्ट में ऐड है। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके आप हमारे प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। वहाँ पर गवर्नर का स्पेशल वीडियो बना हुआ है, जो 8 स्टेट का गवर्नर रीचेंज या फिर न्यू बने हैं उनकी नियुक्ति के बारे में वहाँ पर डिटेलिंग दिया हुआ है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हाल ही में हुए इथोपियन चुनाव में किसने भारी बहुमत से जीत हासिल किया है? तो इसका सही आंसर है अबी अहमद, यानी इसका ऑप्शन ए सही है। इथोपिया के सत्तारूढ़ प्रोस्पेरिटी पार्टी को शनिवार को भूस्खलन में पिछले महीने के राष्ट्रीय चुनाव में भारी बहुमतों से विजेता घोषित कर दिया गया है और प्रधानमंत्री अबी अहमद के लिए दूसरे 5 साल के कार्यकाल का आश्वासन दे दिया गया है। इथोपिया को राष्ट्रीय चुनाव बोर्ड ने कहा है कि सत्तारूढ़ दल ने संघीय संसद में लड़ी गई 436 सीटों में से 410 सीटें दर्ज की है। पूर्व प्रधानमंत्री ने इस्तीफा देने के बाद अप्रैल 2018 में अबी अहमद सत्ता में आए थे। अब बात हुई है इथोपिया के बारे में, तो इसके बारे में जान लेते हैं। इथोपिया की राजधानी अदिस अबाबा है तथा यहाँ का मुद्रा इथियोपियन बिर है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कॉमनवेल्थ पॉइंट्स ऑफ लाइट अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? तो इसका सही आंसर है एस उस्मान अजहर मखसूसी। इनका पूरा नाम है सैयद उस्मान अजहर मखसूसी, ऐसे इनको शॉर्ट में एस उस्मान के नाम से जाना जाता है। इनका पूरा नाम है सैयद उस्मान अजहर मखसूसी। यह है इमेज में सैयद उस्मान अजहर मखसूसी। हैदराबाद के हंगर कार्यकर्ता सैयद उस्मान अजहर मकसूदी, जो अपने भोजन अभियान हंगर हैज नो रिलीजन के हिस्से के रूप में हर दिन हजारों लोगों को खाना खिला रहे हैं, उनको हाल ही में यूके के एक शीर्ष पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। मखसूसी के प्रयासों का सम्मान करने के लिए उन्हें उनके अभियान, जो दैनिक आधार पर 1500 लोगों को खाना खिलाने में मददगार है, इनके लिए कॉमनवेल्थ पॉइंट्स ऑफ लाइट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। यह पुरस्कार उन उत्कृष्ट व्यक्तियों के लिए होता है जो अपने समुदाय में बदलाव कर रहे हैं। यह बदलाव की क्षण को बदल रहे थे, मतलब यह हैदराबाद में हंगर जितना ज़्यादा है, उनको भूखा को खाना खिलाकर अपना उनका पेट भर रहे थे। इन्हीं को इनकी उत्कृष्ट व्यक्ति के रूप में देखकर यूके ने इस पुरस्कार से सम्मानित किया है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में बांग्लादेश के किस क्रिकेटर टेस्ट क्रिकेट से संन्यास ले लिया है? तो इसका सही आंसर है महमूदुल्लाह, यानी इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। यह है महमूदुल्लाह इमेज में, जो कि क्रिकेट के खिलाड़ी है। इन्होंने हाल ही में टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा कर दी है। बांग्लादेश के क्रिकेटर महमूदुल्लाह रियाद ने हर्रारे स्पोर्ट्स क्लब में जिम्बाब्वे के खिलाफ बांग्लादेश के एकमात्र टेस्ट मैच के बीच में टेस्ट क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है। महमूदुल्लाह ने 2009 में बांग्लादेश के वेस्ट इंडीज के दौरे के दौरान टेस्ट क्रिकेट में पदार्पण किया था। राइट हैंडेड के इस बल्लेबाज ने 50 मैचों और 94 पारियों में 33.4 रनों की औसत से 2914 रन बनाए हैं। जिम्बाब्वे के खिलाफ चल रहे टेस्ट में नाबाद 150 रन उनके कैरियर का सर्वश्रेष्ठ आंकड़ा है और उनके नाम 5 शतक तथा अब तक के कुल कैरियर में उनके टेस्ट में 16 अर्धशतक बन चुके हैं। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसको द रामायण ऑफ श्री गोविंद जी की पहली प्रति प्रदान की गई है? तो हमारे भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को यह प्रति प्रदान की गई है।
वरिष्ठ अधिवक्ता केटीएस तुलसी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपनी दिवंगत मां बलजीत कौर की लिखी किताब द रामायण ऑफ श्री गोविंद जी की पहली प्रति प्रदान की है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र द्वारा प्रकाशित की गई यह पुस्तक केटीएस तुलसी के प्रधानमंत्री आवास पहुंच कर दी है। इसके अलावे प्रधानमंत्री ने छत्तीसगढ़ से कांग्रेस के मौजूदा राज्यसभा सांसद केटीएस तुलसी द्वारा गुरबानी शबद गायन का ऑडियो भी साझा किया है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में हुई तीसरी G20 वित्त मंत्रियों की बैठक में भारत की ओर से कौन शामिल होंगे? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, निर्मला सीतारामन। निर्मला सीतारामन तीसरी G20 वित्त मंत्रियों की बैठक में शामिल होंगे। केंद्रीय वित्त और कॉर्पोरेट मामलों के मंत्री जो कि निर्मला सीतारामन जी हैं, इन्होंने इतालवी प्रेसिडेंसी के तहत तीसरी G20 वित्त मंत्रियों और सेंट्रल बैंक गवर्नर्स यानी FMCBG की बैठक में भाग लिया, जो 2 दिवसीय बैठक में वैश्विक आर्थिक जोखिम और स्वास्थ्य चुनौतियों, कोविड-19 महामारी से उबरने की नीतियां, अंतर्राष्ट्रीय कराधान, अस्थायी वित्त और वित्तीय क्षेत्रों के मुद्दों पर सहित कई मुद्दों पर चर्चा की। G20 के वित्त मंत्री और सेंट्रल बैंकों के गवर्नर्स कोविड-19 के प्रतिकूल परिणामों को दूर करने के लिए सभी उपलब्ध नीतिगत साधनों का उपयोग करने के अपने संकल्प की फिर से पुष्टि की है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आज का अगला और 13वां क्वेश्चन है, हाल ही में विंबलडन जूनियर पुरस्कार चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता है? तो आप इसका सही आंसर है ऑप्शन ए यानी कि समीर बनर्जी। ये है इमेज में समीर बनर्जी। इन्होंने भारतीय अमेरिकी जो कि भारतीय और अमेरिकी भारत के रहने वाले, जो कि अमेरिका में रहते हैं, भारत के निवासी हैं, यानी इनको भारतीय अमेरिकी कहा जाता है। भारतीय अमेरिकी समीर बनर्जी ने नंबर 1 कोर्ट में विंबलडन जूनियर पुरुष चैंपियनशिप का खिताब जीता है। उन्होंने ऑल इंडिया इंग्लैंड में ट्रॉफी अपने नाम करने के लिए जूनियर पुरुष फाइनल में अमेरिका के विक्टर लिलो को 7-5, 6-3 से हरा दिया है। 2014 के बाद पहली बार और 1977 के बाद केवल दूसरी बार बॉयज के खिलाफ एकल आयोजन के लिए अखिल अमेरिकी निष्कर्ष था। विशेष रूप से दोनों 17 वर्षीय चैंपियनशिप के लिए गैर वरीयता प्राप्त किए हुए थे। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हाल ही में 1968 के बाद पहली बार किस देश ने यूरो कप 2020 जीत लिया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी यानी कि इटली। इटली ने 1968 के बाद पहली बार यूरो कप 2020 को जीत लिया है। बात हुई अब इटली के बारे में, तो जान लेते हैं इटली के बारे में। यह इटली का इंडिविजुअल मैप, आप इसे ध्यान से देखिएगा। इटली जो कि यूरोप में एक स्थित कंट्री है, इसकी राजधानी रोम है तथा इसकी यहाँ की करेंसी यूरो है। यह है वर्ल्ड मैप में छोटा सा डिनोटेड ग्रीन कलर से डिनोटेड कंट्री इटली। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले और आज का अंतिम क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने बिजली गिरने से मारे गए लोगों के परिवार को 5-5 लाख रुपए अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी यानी कि राजस्थान। राजस्थान सरकार ने हाल ही में यह घोषणा की है कि बिजली गिरने से जिन जिन परिवारों के लोग मारे गए हैं उनके परिवार को 5-5 लाख रुपए अनुग्रह राशि दिया जाएगा। यह अशोक गहलोत जी, इन्होंने हाल ही में यह घोषणा किया है। अब चलते हैं, बात हुई है राजस्थान के बारे में, तो राजस्थान के बारे में जान लेते हैं। यह है भारतीय मैप में रेड कलर से एक बड़ा राज्य राजस्थान, जिसकी राजधानी जयपुर है। यहाँ का राज्यपाल कालराज मिश्रा है। यहाँ का अशोक गहलोत CM है। 25 लोकसभा सीटें हैं, 10 राज्यसभा सीटें हैं तथा 200 विधानसभा सीटें यहाँ पर कुल है। रणथंभौर सरिस्का नेशनल पार्क, टाइगर रिजर्व नेशनल पार्क, डेजर्ट नेशनल पार्क तथा केवलादेव नेशनल पार्क यहाँ का मुख्य नेशनल पार्क है। अब चलते हैं कल के वीडियो की अंतिम क्वेश्चन की ओर। कल का वीडियो का अंतिम क्वेश्चन था, हाल ही में दुनिया के सबसे ऊंचे रेत महल का उद्घाटन किस देश में किया गया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी यानी कि डेनमार्क। अब चलते हैं आज के लिए आपके लिए क्वेश्चन है, संसद का मानसून सत्र किस तारीख से शुरू होने वाला है? तो आप इसका जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए तथा प्रत्येक महीने से होने वाले पिछले जितने भी डेज हैं उसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में सीरियल वाइज से लिखिए, सभी डेज, ताकि आपको सभी का सभी डेज आपको ध्यान में रहे। चलिए दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे पहले चैनल नेक्स्ट इंडिया को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हमारे तरफ से आने वाले वीडियो आप सभी वीडियो को देख पाए। आप हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, ट्विटर सभी जगह फॉलो कर सकते हैं।
करंट अफेयर्स के पीडीएफ पाने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर ले। टेलीग्राम चैनल का लिंक हमारे इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। चलिए तो दोस्तों, आप सभी को वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अब अगले वीडियो में, तब तक पढ़ते रहें, मुस्कुराते रहें, अपना व्यक्तित्व इस प्रकार से विकसित करें ताकि लोग, खास करके महिलाएं, आपके साथ सुरक्षित महसूस करें। धन्यवाद।